नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस बार कौन जीतेगा? वही जीतेगा तो कितने से जीतेगा? कहीं वो तो नहीं जीत जाएगा। सर्वे भी कह रहा है मालूम नहीं चल रहा है, कहीं सर्वे गलत तो नहीं कह रहा है। पिछला सर्वे तो सही था लेकिन उससे पहले वाला सर्वे गलत था। चुनाव आता है तो इस तरह की बातें, चर्चाएं चकल्लस की दुनिया की खुराक बन जाती हैं। ओपिनियन पोल हमेशा से संदिग्ध रहा है, विवादास्पद रहा है। जैसे स्टिंग ऑपरेशन की वैधता और नैतिकता का सवाल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरह लटका रहता है, वैसे ही ओपिनियन पोल प्रतिबंधित करने का सवाल लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं हो सकता है। मंगलवार को न्यूज एक्सप्रेस नामक न्यूज चैनल के एक स्टिंग कर यह बताया कि किस तरह से कुछ ले देकर सर्वे करने वाली कंपनियां सीटों में घटा बढ़ा देती हैं। स्टिंग करने वाले न्यूज एक्सप्रेस के अनुसार ऐसी 11 कंपनियां हैं जो नतीजों में हेरफेर करती हुई पाई गईं। सर्वे करने वाली कंपनियां आमतौर पर कमी बेसी होने के लिए 3% का मार्जिन लेकर चलती हैं, मगर स्टिंगानुसार सी वोटर के अधिकारी इसे 3 से बढ़ाकर 5% तक करने को तैयार दिख रहे थे। हम इस स्टिंग की सत्यता का परीक्षण करने योग्य नहीं है, इसीलिए न्यूज एक्सप्रेस की तरह दावा नहीं कर सकते। ना ही हमारे पास स्टिंग में शामिल सभी कंपनियों के पक्ष हैं। इन सब बातों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है ताकि संतुलन की औपचारिकता की आदत बनी रहे। वैसे सी वोटर के यशवंत देशमुख ने ट्वीट करके कहा है कि उन्होंने न्यूज एक्सप्रेस चैनल के लिए भी सर्वे किए हैं और उन्हें अपनी टीम पर नाज है। 3 से 5% के मार्जिन को यूं समझिए कि इतना प्रतिशत किसी के पक्ष में स्विंग हो गया तो सर्वे में उसकी हवा, फिर आंधी और फिर लहर दिखने लगेगी। जहां 10 से 5,000 के अंतर से हार जीत होती है, वहां ये मार्जिन खतरनाक है, वो भी पैसा देकर। इस बात का कोई मुकम्मल अध्ययन नहीं है कि आप सर्वे से प्रभावित होकर ही वोट देते हैं। ज्यादातर बातें अंदाजी टक्कर हैं। अगर सर्वे गलत हुए तो इसका मतलब यह भी है कि आप सर्वे से बहुत प्रभावित नहीं होते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने ओपिनियन पोल की वैधता पर सवाल उठाया और कहा कि देश में राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली चुनावों में किस तरह से बीजेपी को पहले 20, फिर 30 और चुनाव आते आते 40 सीटें दी जाने लगी। यही काम लोकसभा के चुनाव में हो रहा है। हर हफ्ते बीजेपी की पहले 160 आएंगे, 190 आएंगे और सब लोगों को पता है कि चुनाव आते आते इसे 280 तक ले जाया जाएगा और दिखाया जाएगा कि देश के अंदर मोदी जी की सरकार बन रही है। एक सवाल यह खड़ा होता है कि एक हफ्ते के अंदर पूरे देश में इतने सर्वे कैसे हो जाते हैं। योगेंद्र यादव ने प्रतिबंध की बात नहीं की लेकिन पारदर्शिता की वकालत की। कांग्रेस नेता अजय माकन और लीगल सेल के अध्यक्ष केसी मित्तल ने भी आज चुनाव आयोग से मुलाकात कर कहा कि ओपिनियन पोल पर बैन लगना चाहिए। केजरीवाल अब मोदी और भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि किस चैनल को कितने पैसे बांटे और किस पोल एजेंसी को कितने पैसे बांटे। इसकी एसआईटी बनाकर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के अजय माकन कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल में काला धन लग रहा है। वैसे इसी 23 फरवरी को हिंदुस्तान टाइम्स में हरिंदर बावेजा की एक खबर छपी है कि राहुल गांधी अपने उम्मीदवारों की लोकप्रियता का पता लगाने के लिए सर्वे करा रहे हैं। सीरियस रहिए, ये प्राइम टाइम है। आज ही मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान आया है कि आयोग ने तो 10 साल पहले 2014 में सर्वदलीय बैठक में सुझाव दिया था, फैसला तो सरकार को ही करना है। इसी जनवरी में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि सरकार ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है, सोचती रह गई। यह ध्यान में रखिए कि 2009 में संसद ने कानून बनाकर मतदान के सभी चरणों के पहले होने वाले एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया। आयोग का तर्क है कि दक्षिण भारत सहित पूरे भारत में राजनीतिक दलों और नेताओं के अपने अपने चैनल हैं। क्या इनका ओपिनियन पोल तटस्थ हो सकता है, विश्वसनीय हो सकता है? क्या कोई पैसे और प्रभाव के दम पर सर्वे दिखाकर गुमराह तो नहीं कर सकता? पिछले साल अक्टूबर में इन्हीं सब सवालों को लेकर चुनाव आयोग ने तमाम दलों को लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सरकार को जैसे इसी स्टिंग का इंतजार था ताकि हर सर्वे में बढ़त को प्राप्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना बनाया जा सके। ओपिनियन पोल के बारे में बीजेपी की राय प्रतिबंध करने की नहीं है, पहले थी। सर्वे बीजेपी के खिलाफ भी गलत हुए हैं। 2014 के तमाम सर्वे के बढ़त के बावजूद भी अटल जी चुनाव हार गए थे। 4 नवंबर 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में नरेंद्र मोदी का बयान छपा है कि सर्वे बैन करना मौलिक अधिकारों का हनन है। उनका कहना है कि मैं इनकी सीमाओं से अवगत हूं। 2002 में ओपिनियन पोल ने दिखाया था कि गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। मिक्स रिकॉर्ड रहा है। यह राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है कि हम पोल का क्या करें, लेकिन बैन करने का मकसद समझ में मोदी जी को नहीं आता है। क्या एग्जिट पोल की तरह सर्वे को बैन कर देना चाहिए? दुनिया भर में सर्वे होते हैं और विवादास्पद भी रहे हैं। क्या सर्वे भी पेड न्यूज आइटम हो गए हैं? हम प्राइम टाइम में इन्हीं सब सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं केसी मित्तल साहब, जो आज गए थे चुनाव आयोग से मिलने के लिए। प्रशांत भूषण जी हैं, जो वकील भी हैं और आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं। और एडिटर CSDS अभय कुमार दुबे,
राहुल वर्मा उस तरफ बैठे हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के और लोक नीति CSDS से भी जुड़े हुए काम कर रहे हैं आप। शिवम विज हैं, एसोसिएट एडिटर हैं स्क्रॉल इन SCROLL.IN, स्क्रॉल इन के आप एसोसिएट एडिटर हैं। प्रकाश जी, पहले मैं सवाल आप ही से करना चाहता हूं, क्योंकि आप एकमात्र दल में से हैं फिलहाल जो चाहते हैं कि सर्वे होते रहें, ओपिनियन पोल होते रहें। मैं ये जानना चाहता हूं कि अतीत में भी आप लोग प्रतिबंध की बात कर चुके हैं, जब 2012 में ये सारी बातें हुई हैं। आप इसकी वकालत जब करते हैं तो क्या उन सवालों का भी ध्यान रखते हैं जिनको लेकर आम आदमी की पार्टी उठा रही है, या योगेंद्र यादव ने भी लिखा था कि कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए इसके, उन सब के साथ करना चाहते हैं, या वाकई आप इस बात में यकीन रखते हैं कि ओपिनियन पोल में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये होते रहना चाहिए? पहले तो आपको एक नया शब्द आपने तैयार किया, स्टिंगानुसार, उसके लिए पहले बधाई देता हूं। और एक कहना चाहूंगा, 2-3 विषय है इसमें। पहले तो ओपिनियन पोल नहीं है, ओपिनियन है। ये पहले हमें समझना चाहिए। ओपिनियन पोल है, हाँ, तो इसका मतलब लोगों से राय जानी और बताई। लेकिन जैसे एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, वैसे ओपिनियन पोल नहीं है। और इसलिए लोग इसके सहारे वोट देते हैं। मैं नहीं मानता 1% भी लोग इससे प्रभावित होते हैं। लोग साधारणतः, मेरा 40 साल का अनुभव जो है वो ये बताता है कि सत्ता के तीसरे साल में वो अपनी राय बनाते ही सरकार के बारे में, और फिर सामने कौन है देखकर अपनी राय बनाते हैं। और आज चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद 7वें दिन को आप चुनाव करने की व्यवस्था करोगे तो भी वही नतीजे आएंगे जो 21 दिन के बाद चुनाव में होता है। ऐसी मेरी मान्यता है। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए लोग इन दिस कंट्री इलिटरेट इंटेलिजेंस इज वेरी इफेक्टिव। तो लोग अपनी एक परसेप्शन के आधार पे वोट देते हैं। लेकिन उसमें अब ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो ओपिनियन पोल एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है। लोग करते हैं। जिनका विश्वसनीय होता है उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है। जिनका विश्वसनीय नहीं दिखता है उनकी विश्वसनीयता घटती है। लेकिन इसको पाबंदी डालना, ये एक अलग विषय होता है, क्योंकि पाबंदी डालने का मतलब आप किससे डर रहे हो। फिर कहोगे कि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट पे पाबंदी डालो, फिर कहोगे कि इस भाषण पे पाबंदी डालो। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सब तरीके की राय आएगी। लेकिन आपने ही बताया कितने सारे ओपिनियन पोल्स हुए हैं कि जो सही नहीं पाए गए। तो इसलिए इसका किसी को डर नहीं होना चाहिए। और ओपिनियन पोल एक लोकतांत्रिक एक्सरसाइज है, इवॉल्विंग साइंस है, हम कह सकते हैं। और इसलिए उसको पाबंदी डालने से कुछ नहीं होता। चलिए, होने दो। लोग अपनी समझ पर, लोगों के समझ पर भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। मित्तल साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप चुनाव आयोग के पास, जी, चुनाव आयोग के पास क्या करने गए थे? 10 साल से ये मसला मैदान में है। आज ही चुनाव आयुक्त ने कहा है कि जो करना है सरकार को करना है। तो आप उधर क्या रिप्रेजेंटेशन लेकर गए थे? क्यों गए थे? 10 साल से ये बातें चल रही है, आप बैन करा देते। हाँ, या राहुल गांधी ने मांग नहीं किया? वो एक अलग पहलू है जो आप कह रहे हैं। मुझे 1 सेकंड आप इजाजत, हाँ, 1.5 मिनट, एक मिनट मुझे अगर आप इजाजत दें जी। जो जिस तरीके से स्टिंग ऑपरेशन हुआ और जिससे जो पर्दाफाश हुआ, जो हकीकत सबके सामने आई, उसके आधार पर यह जरूरी हुआ कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो नई डेवलपमेंट सबके सामने आई है, जनता के सामने आई है, देश के सामने आई है, इस पर इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर हिदायत करनी चाहिए। चाहे पोल बैन की भी है, कुछ और भी हमने उसमें मांग की है, उसमें तहकीकात होनी चाहिए। कहां से पैसा आ रहा है, कैसा पैसा आ रहा है, कौन इन्वॉल्व है। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, इसको हम बहुत लाइटली हम लेके उसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात आपको और कहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं। प्रकाश जी अभी एक बात पे कह रहे थे। देखिए, इलेक्शन कमीशन हमारी एक संवैधानिक संस्था है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक्सपर्ट है इलेक्शन कंडक्ट करने में।
और इलेक्शन कमीशन ने 98 में कहा कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बैन होना चाहिए। ये उनका बार बार, और ये 2 दफा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, रिट पिटीशंस भी लगी हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक ओपिनियन पोल को बैन करने का सवाल है, अगर इलेक्शन कमीशन खुद उस बात को अपने तजुर्बे से कह रहा है तो हमें उसको मान्यता देनी चाहिए और उसमें कोई वाद विवाद और इतना उस पे इशू नहीं बनना चाहिए। मित्तल साहब, आपने वही बात कहने के लिए, मेरी बात कहने के लिए आपने इतना समय ले लिया। मैं तो कह रहा हूं कि आप मान्यता देनी चाहिए। तो 10 साल से आप क्या कर रहे थे? इस स्टिंग के पहले भी आपकी ये राय रही है कि इसमें बैन लगना चाहिए, तो आप क्या कर रहे थे? ये हो गया तो अब टीवी देख के थोड़े ना आप एक्शन लेते रहेंगे। कितना एक्शन लेंगे? मतलब अगर आपको बैन करना है तो 10 साल में आप बैन करते। वो जो आप बात आप एक तरफ उम्मीदवारों का पता लगाने के लिए उन्हीं में से एक एजेंसी को कहते हैं कि आप मेरे उम्मीदवार की लोकप्रियता का पता लगा दीजिए, और उन्हीं में से किसी एक एजेंसी के खिलाफ स्टिंग होता है तो आप चुनाव आयोग के पास चले जाते हैं। नहीं, किसी इन दोनों ही प्रक्रियाओं के बीच में राहुल गांधी को नहीं पता चलता है क्या? नहीं है, वो एक अलग चीज है। नहीं, अब देखिए मेरी बात, उन दोनों चीजों को आप इसके साथ मत मिलाइए। मैं आपको पहले बात का जवाब देता हूं। जहां तक ओपिनियन, जो गवर्नमेंट का एक पार्लियामेंट में कानून पास होना चाहिए था, 2010 में कानून एक बना जिसमें एग्जिट पोल बैन हो गया, लेकिन ओपिनियन पोल उसमें बैन नहीं किया गया जी। इलेक्शन, उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन को कहा कि दोबारा से पार्टीज को आप कंसल्ट करिए और उसको कंसल्टेशन कंप्लीट करके और उसके बाद दोबारा उनकी राय भेजिए। नहीं मित्तल साहब, तो ये नवंबर सर्वविदित है, और जिनको ये सर्वविदित नहीं है वो गूगल नहीं, ये सच्चाई है, ये तो रिकॉर्ड की मित्तल बात साहब है। ये बताइए कि आप पहल नहीं बता रहे हैं आपका वो, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अगर जा रहे हैं, आपको इसमें शक है कि अब मोदी की लोकप्रियता इसमें दिख रही है और बीजेपी की इसमें जीत दिख रही है, इसीलिए इसमें काला धन है। ये काला धन का सोर्स अब चुनाव आयोग ही पता करेगा। अगर इतने बड़े कंपनियों में काला धन आ रहा है तो आपको ये स्टिंग से ही पता चला, इसके पहले नहीं पता चला था? ये सवाल छोड़ देते हैं, कुछ सवाल ठीक है, जहां तक उसका सवाल है, सिलेबस। हाँ, आप स्टिंग की जो बात है, यस सर, स्टिंग जो हुआ है, उस स्टिंग से जो पर्दाफाश हुआ है बहुत सी चीजों का, वो चीज पहले तो जनता के सामने नहीं आई, किसी के सामने भी नहीं आई थी। कहीं ना कहीं कोई आधार तो होना चाहिए ना किसी बात को लेके चलने का। तो आप जब एक आधार आपको मिलता है, जो एक चीज सामने आई है, तो उसके बाद मित्तल साहब हो सकता है कि हम और आप में अभी राब्ता नहीं बना, हम पहली बार मिले हैं टीवी पे, लेकिन इससे पहले भी आपकी पार्टी ने राय बनाई थी कि प्रतिबंध लगना चाहिए। स्टिंग से आपको मतलब कितनी राय बदल गई वो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, उसमें मैं इतना ही आपसे जानना चाह रहा था कि अगर आप इस पे सीरियसली यकीन रखते हैं तो इसको क्यों नहीं बैन करते हैं? आप उंगली क्यों उठा रहे थे प्रकाश जी? मुझे अगर आप संक्षेप में कर ले तो मैं प्रशांत जी के पास जाना चाहता हूं। एक ही वाक्य मैं कहूंगा। हाँ, देखो, अपनी राय ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल के बैन के बारे में किसी राजनीतिक दल की या व्यक्ति को हो, वो मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसके लिए किसी स्टिंग की वेट करना चाहिए, ये मैं नहीं मानता। फिर लोग कहेंगे स्टिंग किसने किया, क्यों किया, अभी क्यों किया, वो बहुत सारे सवाल आएंगे। और अभी अभय कुमार दुबे है, वो सीएसडीएस के प्रमुख है। अब वो सीएसडीएस के को तो वो स्टिंग में कहा है कि इनका और नेल्सन का उन्होंने कोई गड़बड़ी का बात नहीं की। अब उनके सर्वे भी वही दिखाते हैं जो बाकियों के दिखाते हैं, तो फिर चर्चा आएगी। बहुत तरह के सवाल। ठीक है, चलिए, आप शिवम आपकी बातों से इत्तेफाक जाहिर नहीं कर रहे हैं, पर उनको जब मौका मिलेगा तो वो कहेंगे। प्रशांत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हमारे दर्शकों की सुविधा से आप बता दें कि आप किस तरफ हैं। कुछ सुधार चाहते हैं, कुछ या प्रतिबंध चाहते हैं, या आप भी इस राय के हैं कि ओपिनियन पोल जैसे हो रहे हैं वैसे ही होते चले जाने चाहिए? क्योंकि आप लोगों ने भी एक अपना सर्वे किया था, और इसमें एक और बात जल्दी से ध्यान कर दूं कि सिर्फ चैनल कंपनियों से नहीं करवा रहे हैं, राजनीतिक दल भी उन कंपनियों से करा रहे हैं, और राजनीतिक दल अपने भीतर के लोगों से भी वो सर्वे करा रहे हैं। मतलब क ख ग कई प्रकार के, नाना प्रकार के सर्वे अभी मौजूद हैं। जी देखिए, चॉम्स्की ने कई साल पहले किताब लिखी थी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि किस तरह से बड़ी-बड़ी कंपनियां, ठीक है, बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए
पब्लिक ओपिनियन को बदलने की कोशिश करती हैं मीडिया का इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा के द्वारा। Right. और उसके अब हर तरह के सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स बनते जा रहे हैं, दैट इज पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए, उनके फायदे के लिए। अब ये जो स्टिंग ऑपरेशन से सामने आया है, उससे ये दिख रहा है कि पब्लिक ओपिनियन पोल या ओपिनियन पोल जो है, ये एक जरिया हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लोगों की राय इलेक्शन के समय बदलने का। और इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पोलिंग एजेंसीज और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और शायद कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स सब शामिल हैं। यानी कि एक पूरी कोशिश, एक व्यवस्थित कोशिश लोगों का वोटिंग पैटर्न बदलने के लिए ये मैनिपुलेटेड पब्लिक ओपिनियन पोल्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टियां इन पोलिंग एजेंसी से मिलकर, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर और शायद कॉरपोरेट्स का पैसा लगाकर कर रही हैं। प्रशांत जी, अब देखिए, हम लोग ये कह रहे हैं कि इसमें बैन नहीं होना चाहिए। हाँ। बैन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो तो एक्चुअली कहां तक आप जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके टेलीविजन स्टूडियो में आप कोई डिबेट कराते हैं और उसमें फिर लोगों को बोलते हैं अच्छा आप हाथ उठाइए कि जो लोग इसके फेवर में हैं या उसके फेवर में हैं, क्या उसको भी बैन कर दिया जाएगा? तो देयरफॉर पब्लिक ओपिनियन पोल्स को पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि आज उनको इस तरह से डेमोक्रेसी को हाईजैक, लोकतंत्र को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसका मैनिपुलेशन रोकना जरूरी है। ठीक है, पर उसके लिए हम लोगों ने इसमें एक चार बात चीजें आप बोली ही के योगेंद्र यादव की एक बात मैं कहना चाहता हूं। वो कहते भी रहे और हिंदू का उनका जो लेख भी है उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मुकम्मल अध्ययन नहीं है कि इस मैनिपुलेशन का जनता पर असर पड़ता है। अगर असर पड़ता तो 2004 के तमाम सर्वे को मैनिपुलेशन बताया जाता है, मतलब उसको डाउटफुल, संदिग्ध बताया जाता है, लेकिन तब भी जनता ने उसको खारिज किया था। कोई दूसरा वैकल्पिक सर्वे जनता के पास उस समय उपलब्ध नहीं था, तब भी उसको खारिज किया था। प्रकाश जी एक और बात कह रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि एजी निल्सन और सीएसडीएस का सर्वे, उस स्टिंग में पता चलता है कि ये लोग ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन इनका नतीजा और जो कह रहे हैं, तो आप अपनी बात कह लीजिएगा शिवम, और दूसरों के नतीजे में कोई खास फर्क नहीं है। जब असर की बात नहीं है तो फिर हम कैसे निश्चित राय बना रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी में ये ओपिनियन, अपने आप में डेटा खराब हो सकता है, लेकिन ये ओपिनियन मैनिपुलेट कैसे कर रहा है पोल को, नतीजे को, इसका कोई ठोस अध्ययन नहीं है। क्या हम ये अंदाजी टक्कर कह रहे हैं या इसकी कोई ठोस बात है आपकी नजर में जिससे आप अपनी राय बदल रहे हैं? नहीं, देखिए, ठोस तो इसी से साफ जाहिर है कि अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो पॉलिटिकल पार्टीज जब ये ओपिनियन पोल्स होते हैं, अगर दिखाते हैं कि भाई उनकी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत कम सीट मिलने वाली हैं, तो वो ये नहीं कहते होते कि भाई ये फेक है, ये सब आपका बोगस है, आपकी ओपिनियन पोल सब गलत है वगैरह। फिर तो वो कहते कि ठीक है, ये हो गया। फर्क तो जरूर पड़ता है, थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है। ये ठीक बात है कि उससे ये नहीं होता कि पूरा इलेक्शन ही उससे हर तरह से बदल जाए कि जो ओपिनियन पोल हो वही रिजल्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन फर्क जरूर पड़ता है और इसलिए उसका कई तरह से रेगुलेशन चाहिए। पहली बात तो अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां, सबसे संगीन बात तो ये है, सबसे गंभीर बात ये है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टियां पैसे देकर ये पोल्स को मैनिपुलेट कर रही हैं, तो ये सबसे गंभीर बात है। ठीक है, अगर इसमें मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं तो ये भी गंभीर बात है। इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आगे से इनका रेगुलेशन होने के लिए कोई एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए। पहले मैं थोड़ा उस रेगुलेशन वाले पहलू पर आऊंगा। अभय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, प्रोपेगेंडा, अभी प्रशांत जी कह रहे हैं कि इस खेल में मीडिया के जरिए राजनीतिक दल, पैसा, कॉरपोरेट, इन सब का एक संगठन बनता है जो एक प्रोपेगेंडा करता है। क्या आप किसी ऐसे चुनाव की कल्पना करते हैं जो प्रोपेगेंडा मुक्त हो?
राजनीतिक दल भी अपने सर्वे कराकर प्रोपेगेंडा करते होंगे। एक तो जहां सर्वे का जन्म होता है वो सीआईडी डिपार्टमेंट, जो हम बचपन में सुनते थे कि सीआईडी ने रिपोर्ट भेजी है, वो जीत रहे हैं, वो हार गए हैं। वो आज तक सीआईडी वाले पता नहीं मुझसे नाराज ना हो जाएं, और रॉ वाले रिपोर्ट भेजते ही रहे हैं, है ना। प्रोपेगेंडा मुक्त लोकतंत्र हो सकता है क्या? ये मुझे इस पे ये जानना चाहता है। प्रोपेगेंडा मुक्त तो लोकतंत्र भी नहीं हो सकता, प्रोपेगेंडा मुक्त तानाशाही भी नहीं हो सकता, तानाशाही भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। राजनीति प्रोपेगेंडा मुक्त नहीं हो सकती, हाँ। और जीवन के अन्य क्षेत्र भी प्रोपेगेंडा मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम ओपिनियन पोल या चुनावी सर्वेक्षणों की बात कर रहे हैं, तो हम ये स्पष्ट कर लें अपने दिमाग में आखिरकार हम किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसकी दो किस्में हैं, मोटी मोटी, और भी बारीक किस्में हैं। पहली किस्म है बाजारू किस्म के चुनावी सर्वेक्षण, दूसरी किस्म है समाज वैज्ञानिक किस्म के चुनावी सर्वेक्षण। दर्शक कैसे जानेगा जो अभी दफ्तर से लौट कर आया है, अपना टिफिन बॉक्स डाइनिंग टेबल पर रखा है, बाथरूम से हाथ मुंह धो के टीवी ऑन किया, उसको कैसे मालूम कि ये सर्वे समाज विज्ञानी ने किया है या बाजारू किस्म वही का? मैं कह रहा हूं, दर्शक को वास्तव में ये जानने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका नहीं है। दर्शक को ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि कौन सा सर्वेक्षण ईमानदारी से किया गया है, किसका सैंपल बेहतर तरीके से बनाया गया है, किसके लोग वास्तव में लोगों के पास गए हैं और उन्हें ठीक ठाक तरीके से पूछताछ की गई है, किसके लोगों को पहले प्रशिक्षण दिया गया है, और वो सर्वेक्षण की जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों में लोग माहिर हैं। मैं इस वैचारिक बात पे आना चाहता हूं। आप क्या इसके पक्षधर हैं? क्या आपको लगता है कि ओपिनियन पोल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनाव के दौरान बाधित करता है, प्रभावित करता है? ओपिनियन पोल पिछले कुछ दिनों से ज्यादा प्रभावित करने लगा है। पहले नहीं करता था, पहले कम करता था, और उसका एक कारण है। वो इसलिए कि मोदी आगे हैं, दिख रहे हैं? उसका नहीं, अच्छा, मोदी को छोड़ दीजिए। इसलिए कि हम मेरा नहीं कहना दिख यह रहे है कि पहले क्या होता था कि जो राजनीतिक पार्टियां अपने निजी चुनावी सर्वेक्षण कराती थी, उनको अपने प्रचार के औजार के तौर पर पेश नहीं करती थी उनके नेताओं को। ठीक है, राइट। वो अपने पास रखती थी गुप्त, और उस ओपिनियन पोल पे आप कभी प्रतिबंध नहीं लगा सकते। जिस ओपिनियन पोल को प्रसारित नहीं किया जा रहा है जनता के बीच में, उस ओपिनियन पोल पे कोई प्रतिबंध लगा ही नहीं सकता। वो तो हम अपने बारे में राय लोगों से ले सकते हैं, वो एक तरह का ओपिनियन पोल होगा। तो मेरा कहना है कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में मेरी याददाश्त में पहली बार राजनीतिक दलों ने अपने जो सर्वेक्षण कराए थे, जो किसी भी कीमत पर तटस्थ नहीं थे, जो उसका प्रचार किया था, वैसे ही जैसे प्रचार किया जैसे कि वो एक तटस्थ किस्म की फाइंडिंग हो। और उसके बाद से पूरा मामला बदल गया है। पूरा जो गेम था, पूरा जो खेल था, चेंज कर गया है। इसमें सिर्फ पूरी तरीके से बदल गया है, और अब वो मतदाताओं के मन पर एक तरह का साइकोलॉजिकल वार, एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध हो गया है कि हम ओपिनियन पोल के जरिए एक माहौल बना देंगे, एक समा बना देंगे। हो सकता है उसमें 5-7% लोग उसके झपेटे में आ जाएं। दूसरी बात, एक तो यह है कि ओपिनियन पोल के जरिए आप ये पता लगाते हैं कि इतने % वोट इसको मिल रहे हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद एक दूसरा चरण शुरू होता है। दूसरा चरण यह है कि इतने % वोटों से सीटें कितनी प्राप्त होंगी। यह उससे भी ज्यादा संदिग्ध चरण है। ऐसा कोई भी सिक्काबंद फार्मूला नहीं है जो ये बता सके कि इतने % वोटों से इतनी सीटें प्राप्त होंगी। ये सारे के सारे गलत होते हैं और अलग अलग होते हैं। और अगर चुनावी प्रतियोगिता, ये आप योगेंद्र जी के लिए भी कह रहे हैं? नहीं, अगर कोई भी हो, अगर चुनावी प्रतियोगिता सीधी नहीं है, दो दलों के बीच में नहीं है, अगर वो त्रिकोणात्मक है और चौकोर चुनावी प्रतियोगिता है, तब तो उन सीटों का नतीजा निकालना और भी असंभव, और भी मुश्किल। इसीलिए दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में जो चुनावी सर्वेक्षण हुए थे, क्योंकि चुनावी प्रतियोगिता त्रिकोणात्मक थी, इसलिए सर्वे के नतीजे आमतौर पर गलत निकले। मैं आज बड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि ये ओपिनियन जो है वो कितना ओपिनियन है और कितना ओपीएमिनियन है ना। आप जब प्रकाश जी कह रहे थे तब सर हिला रहे थे, आप जब प्रशांत भूषण कह रहे थे तब सर हिला रहे थे, आप केसी मित्तल कह रहे थे तब सर हिला रहे थे। आप तीन लोगों से कैसे एक साथ असहमत हो सकते हैं? सबकी बातों से सहमत हूँ, क्योंकि पूरे पैनल में और शायद आपको मिला के मैं अकेला हूँ जो मानता है कि बैन लगना चाहिए। बैन लगना चाहिए, हाँ। अच्छा, क्योंकि देखिए, जैसा कि अभिदीप जी ने बोला, अब वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट करने का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है। उसी वोट शेयर में दो अलग अलग चुनाव में दो अलग अलग सीट के रिजल्ट आ सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। 10 पार्टियां लड़ रही हैं, कौन किसने किसकी कितने वोट काट लिए। वो हो सकता है कि आप 10,000 के मार्जिन जीत रहे हैं, आप 10 लाख के मार्जिन जीत रहे हैं, तब भी मतलब ये राइट प्लेस नहीं है जहां कि हम समझाएं मैथ इस एक वजह से। पर जो वोट शेयर का कन्वर्जन है सीट पे, दैट वो इतना अनसाइंटिफिक है जैसे कि एस्ट्रोलॉजी। जैसे कि जो पंडित कुंडली बनाता है, आपकी मानना, आप विश्वास कर लीजिए, लेकिन वो अनसाइंटिफिक है, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो अब सब आ रहे होंगे ज्योतिष वाले, धरेंगे हम। हाँ, नहीं, कोई बात नहीं, वो जो उनको मानते हैं अच्छी बात है, लेकिन ज्योतिषी भी बैन नहीं है, तो इस पे क्यों लगना चाहिए, उस पे आता हूं मैं। वो ये होता है कि चुनाव में
10 पार्टियां हैं, 100 पार्टियां हैं, 15 कैंडिडेट हैं, सब हवा बनाते हैं कि मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हवा बनाई, ऑटो वालों को अपनी तरफ करके ऑटो वालों को कहलवाया कि आम आदमी पार्टी आ रही है, कहा कि 2/3 मेजोरिटी आ रही है। ये लेजिटिमेट एक्सरसाइज है, पार्टियां और कैंडिडेट हवा बनाते हैं अपने लिए, ये दिखाने के लिए कि हम फ्रे में हैं, क्योंकि वोटर अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहता है। वोटर चाहता है कि ये मालूम पड़े कि 2-3 नंबर 1-2-3 कौन चल रहे हैं, उसमें से हम चूज करेंगे। तो इस प्रक्रिया को जो हवा बनाती मुझे है, लगता है ये भी एक मिथक है कि वोटर जो है वो हमेशा जीतने वाले को ही वोट देना चाहता है। जीतने वाले को नहीं होता, वो नंबर 2 को देखे और ये आगे चल रहा है, इसको वोट देते हैं, है ना। वो देखता है सीरियस कंटेंडर कौन है। तो वो जो हवा बनती है सीरियस कंटेंडर की, कि रेस में कौन है, जरूरी नहीं जीतने वाला, तो जो रेस में कौन है उसको ये फेक ओपिनियन पोल आगे बढ़ाते हैं और बाकी छोटे प्लेयर्स को ये नीचे हटाते हैं। तो ये हवा बनाने का काम ओपिनियन पोल जब करते हैं, ये कह के कि हमने पहले से मालूम पड़ लिया है, लोगों से पूछिए वो किसको वोट देने वाले हैं, है ना। आप कहिए, मैं कहता हूँ रवीश जी यहाँ पे खड़े होकर कहें कि वो चाहते हैं कि मोदी को वोट देना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहता हूँ आप सर्वे करिए कि मोदी आगे कि राहुल आगे, आप सर्वे करिए वोट शेयर कितना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप बिल्कुल सीट ले आते हैं, अच्छा मेरा एक सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि 200 से 250 सीट आ रही हैं, तो मुझे बताओ कौन सी सीट आ रही है 200 कि कौन सी सीट किसके पास जा रही है? गाजियाबाद आ रही है कि नहीं? हाँ, आप ये चाहते हैं? एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल ऊपर से सर से पांव तक। जो सर्वे सही होती है, अगर वो 300 सीट का प्रेडिक्शन होता है, तुक्केबाजी में कभी सही हो गई, कभी गलत हो गई, कभी सही हो गई। होने वाले का भी प्रतिशत ठीक ठाक है। नहीं, तमिलनाडु में बहुत सारे सर्वेक्षण बुरी तरीके से गलत साबित हुए। तमिलनाडु में 2 पार्टियां हैं, वहां गलत साबित हो जाते हैं। अच्छा, जब सही होती हैं, देखिए CSDS ने 2012, राहुल काफी देर तक हाँ अभी है 10 मिनट। हाँ नहीं, 2012 के चुनाव में CSDS ने बोला कि सपा बसपा के बीच में 8 से 10% वोट से का डिफरेंस होगा, और वो जमीन पर होता रहे, जैसे प्रकाश जी कर रहे हैं। वो पोल नहीं है, हम ओपिनियन कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रवीश जी, मैं आपको बताऊं ये हवा बनाना कितना जरूरी है। जो पेड न्यूज है इलेक्शन में, क्या होता है इसमें, पार्टियां क्या पेड न्यूज करवाती हैं, ये करवाती हैं कि वो जीत रहा है। तो ये वोटर के दिमाग पे ये डालना कि कौन जीत रहा है, कौन आगे है, ये इंपॉर्टेंट है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये इससे वोटर टूट जाता है। ये जीतने वाले के पक्ष में ये गलत प्रभाव है वोटर पे। पर 2004 में क्यों नहीं पड़ा? अगर ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था तो 2004 में जो वाजपेयी को विकल्प ही, उनके सामने हर नेता को विकल्पहीन बताया गया है भाई, तब से अब तक काफी बदल गया है। देखिए, जो प्रकाश जी ने बात कही है, उनकी बात ये सही है कि तीसरे साल में या चौथे साल में वोटर अपना मन बनाने की कोशिश करता है, और वो आमतौर पर एक बार उसने मजबूती से मन बना लिया है, बहुत सारे फैक्टर हटाना मुश्किल होता है, बहुत सारे फैक्टर हैं हवा बनाने में। राजनीतिक दलों का संघर्ष तो यही है, जिसको आप प्रोपेगेंडा कहते हैं, कि कैसे उसका मन बदला जाए। और इसमें जो बाजारू चुनावी सर्वेक्षण है, मैं जब फर्क करता हूं बाजारू और समाज वैज्ञानिक चुनावी सर्वेक्षण, समाज वैज्ञानिक में भी समाज वैज्ञानिक CSDS जो करने के लिए नहीं है वो, नहीं, पहले एक मिनट, वो प्रसारित करने के लिए नहीं है। उसमें हम ये पता लगाते हैं कि वोटिंग रुझान कौन से हैं, गरीब आदमी किसको वोट दे रहा है, अमीर आदमी किसको वोट, जब ये बाजारू चुनावी सर्वेक्षण ये सब बातें नहीं बताते। बाजारू से मतलब सीट प्रेडिक्शंस है ना। अरे जो बाजारू नहीं है, जो बाजारू नहीं वो भी तो सीट फोरकास्टिंग कर रहे हैं। हाँ, जो बाजारू नहीं है वो भी सीट फोरकास्टिंग सीट फोरकास्टिंग नहीं करता है।